कैंसर एक किस तरीके की बीमारी है? Cancer is a metabolic disorder. If you don't control it, it will become disease. क्या ऐसा कोई सिंगल ब्लड टेस्ट मौजूद है मार्केट में जिससे कि वी कम टू नो कि हाँ कैंसर इज डिटेक्टेड? लेकिन वो टेक्नोलॉजी अभी पूरी इंडिया में आई नहीं। आपको जब ये पहली बार पता चला तो आपके सिम्टम्स क्या थे जो आपने महसूस किए, एंड उसके बाद आपने उसके बारे में क्या किया? पहले मेरी डायग्नोसिस हो गई कि आपको पेट का कैंसर है, और मेरे हस्बैंड को बोल दिया गया कि इनके पास 6 महीने से ज़्यादा नहीं है। मैं आपके उंगली पे एक स्मार्ट रिंग देख रही हूँ। स्मार्ट वॉचेस आर वेरी मच इन ट्रेंड। बहुत सारे लोग इसे बाय कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो हमें पहले ही इन्फॉर्म कर देगी इफ़ वी हैव समथिंग दैट्स कमिंग अप हेल्थ के फॉर्म में। जस्ट एनालाइजेस कि अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो यस इट विल रिंग अप योर इमरजेंसी सर्विसेज और योर नियर एंड डियर वंस। हर 9 में से 1 भारतीय को आज कैंसर का खतरा है। 3 में से 1 भारतीय आज बीपी का शिकार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय आज डायबिटीज का शिकार हैं, जिनमें से कईयों को तो ये पता भी नहीं है कि उनको ये घातक बीमारी हो चुकी है। मगर ये हमारी फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी आज की प्रॉब्लम है। इट इज अ प्रेजेंट प्रॉब्लम, बट देयर इज अ शिफ्ट। आज साइंस ना सिर्फ इन बीमारियों को ट्रीट कर रहा है बल्कि इनको प्रिडिक्ट भी कर रहा है। वेलकम टू हेल्दी भारत वर्ल्ड हेल्थ डे पर आज हेल्दी भारत पावर्ड बाय साइंस हमारी बोल्ड स्काई की ऑडियंस के लिए लेकर आया है एक बहुत ही पावरफुल पैनल जो कि साइंस, पॉलिसी और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड हेल्थ केयर को रिप्रेजेंट करता है। और इस पावरफुल पैनल में हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर उर्वशी प्रसाद, फॉर्मर डायरेक्टर नीति आयोग पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। उसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार जो कि एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। उसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी मिस्टर हेमंत जैन से जो कि CEO हैं चिरंजीव जीनोम कंपनी के, and he is a genome expert. And then we have Dr. Abhimanyu Bhatia, HOD Critical Care, Tirtham Shah Hospital co-founder, Curis Health. I welcome you all, first of all. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। And World Health Day पर हमारी जो इस साल की थीम है वो है Together with Science. So उसी के साथ जुड़ते हैं और मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ सवाल हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगी हमारे कैंसर स्पेशलिस्ट से। डॉक्टर अंशुमन, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कैंसर एक किस तरीके की बीमारी है? क्या ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है या फिर ये एक जेनेटिक डिजीज़ है? वर्ल्ड हेल्थ डे पे आपने शुरुआत की है तो पहले ये आपके दर्शकों को समझना जरूरी होगा, स्वास्थ्य है क्या? हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। हमारा मॉडर्न साइंस कहता है नॉट बेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, बीमारियों का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज द हेल्थ। आपका जो सवाल है कैंसर क्या एक जेनेटिक डिसऑर्डर है या डिजीज है या कैंसर एक कोई अलग है? कैंसर पूरी तरह से जीवन शैली संबंधित एक बीमारी है। अभी तक के रिसर्च से भी सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है, सिर्फ 5 से 15 अभी तक रिसर्च। डे बाय डे रिसर्च और शिफ्ट हो रहा है। थॉमस जेफरिड यूएस का एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट है जिसने कहा कैंसर इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोला। इफ यू डोंट कंट्रोल इट, इट विल बिकम डिजीज। जीन भी खराबी जो करेगा वो अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म को खराब करेगा। आपका ये कहना है कि अगर वो अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो वो शुरू में एक डिसऑर्डर होता है, बाद में वो डिजीज बनता है। सो इफ इट इज डिटेक्टेड अर्ली, अगर उसको शुरुआती स्टेजेस में हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो कैंसर घातक नहीं होता, वी कैन क्योर इट। मतलब आप प्री कैंसर मॉलिक्यूलर लेवल पे डिटेक्ट कर सकते हैं, प्री कैंसर भी डिटेक्ट कर सकते हैं और अर्ली कैंसर तो डिटेक्ट कर ही सकते हैं। ये तीनों स्टेज ऐसा है, या तो कैंसर होने से रोक देंगे या कैंसर होगा उसको पूरी तरह क्योर कर देंगे। जो कैंसर बदनाम है कि कैंसर की लाइलाज बीमारी है, अज्ञानता, अवैज्ञानिक परिकल्पनाओं के कारण जो कुकुरमुत्ते की बढ़ोतरी हुई है कि हर इंसान आज अपने आप को कैंसर विशेषज्ञ बता रहा है, उसके कारण ये समस्या आई है। जबकि कैंसर आम बीमारियों की तरह ठीक होने वाली एक साधारण सी बीमारी है जो पूरी तरह ठीक हो सकती है, बशर्ते वो समय पे पता लग जाए, समय पे उसका पता लगे। मेरा आप ही से अगला सवाल ये है कि AI
अब हम सभी के जीवन शैली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। क्या AI इसको अर्ली डिटेक्शन में हमारी मदद कर सकता है? क्या हम AI को इसमें कितना मददगार हम सोचते हैं कि AI in healthcare is a coming wave. No doctor, nobody can stop it. पहला। दूसरा, AI वो कर सकता है जो ह्यूमनली पॉसिबल अभी तक नहीं था। एल्गोरिथम बेस्ड सिस्टम है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग अल्टीमेटली मे लीड टू इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन, जहाँ ह्यूमन के एंट्री को बंद कर दिया गया है। तो जो डॉक्टर डर रहे हैं वो डॉक्टर डर रहे हैं जो AI को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। AI कैसे बूम करेगा? इसके पास एक इतना बड़ा सेगमेंट डाटा का है, सबको एनालाइज करेगा। जो भी आप इसको देंगे, फॉर एग्जांपल हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइड्स, रेडियोलॉजी, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, हमारे साथ जीनोम एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, जेनेटिक सीक्वेंसिंग आप उसको दे दें, वो पूरा निकाल के दे देगा कि इसको अगले 10 साल 20 साल में कैंसर रिस्क है, नहीं है, हो सकता है, ये जेनेटिक जीन स्लाइसिंग करके इसको रिवर्स कर लो, ये रोक सकते हो। इस लेवल पे AI और AI की बूमिंग ऑलरेडी कैंसर रेडियोलॉजी में, कैंसर पैथोलॉजी में, स्क्रीनिंग में, इवन ट्रीटमेंट सेकेंड ओपिनियन में आ चुका है। यू कांट स्टॉप इट। इसमें एक चीज मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, स्पेसिफिक एग्जांपल्स जो डॉक्टर साहब ने कहा, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है आज जो यूज हो रही है। सर्कुलेटिंग ट्यूमर DNA जो आपके सिर्फ लिक्विड बायोप्सी से डिटेक्ट हो सकता है, वो आपको कैंसर के कोई भी सिम्टम डेवलप होने के पहले आपको अलग अलग टाइप के कैंसर, आज 50 टाइप के कैंसर हैं जो वो डिटेक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली वो टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रही है, कुछ फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव्स होते हैं, बट अगर उसको लिया जाए और उसके साथ बाकी की स्क्रीनिंग जो है वो की जाए, तो कैंसर होने के पहले आप जान सकते हैं कि आपकी रिस्क कितनी है और आप वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है आज। यहीं पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सर कि हम जो बात करते हैं कि ब्लड टेस्ट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैंसर है, नहीं है, किस स्टेज तक है, क्या ऐसा कोई सिंगल ब्लड टेस्ट मौजूद है मार्केट में जिससे कि वी कम टू नो कि हाँ कैंसर इज़ डिटेक्टेड एंड, या फिर अभी भी वी हैव टू डू मल्टीपल टेस्ट की जिसमें बहुत सारी टेस्टिंग? और सिंगल ब्लड टेस्ट जो मैं एग्जांपल ले रहा था पहले, दैट इज अ सिंगल ब्लड टेस्ट, राइट? लेकिन वो टेक्नोलॉजी अभी पूरी इंडिया में आई नहीं है और वो टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रही है, राइट? लेकिन अगर उस ब्लड टेस्ट को बाकी और टेस्ट के साथ जोड़ा जाए, जो आपकी जीनोम सीक्वेंसिंग है, जो आपके CT स्कैन है, तो उससे एक पूरा आपको मैप मिल सकता है कि आपको कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। इन सम केसेस आप प्रिवेंटिव मेजर्स भी पहले ले सकते हैं, इवन बिफोर एनी सिम्टम्स ऑफ कैंसर डेवलप। हम उसकी रोकथाम की बात कर रहे हैं। We are already in a stage of preventive medicine now. एक आज से 10-15 साल पहले हम डिटेक्ट करते थे डिजीज़ को, उसको ट्रीट करते थे। अब हम उस स्टेज में आ चुके हैं कि हम डिजीज़ को पहले पकड़ते हैं जेनेटिकली एंड देन, जिसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन, एंड देन वी वर्क ऑन इट कि हमको ये बीमारी हो ही ना, चाहे वो बीमारी फेमिलियल हो, चाहे जेनेटिक हो, चाहे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो, एनीथिंग विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय हमारे पहले पकड़ लेने से। इट इज़, अब हम उस पीरियड, उस एज में आ चुके हैं वेयर प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ ऑन अ बूम। ओके मैम, जैसे अभी सभी लोग बात कर रहे हैं कि इसका जो हमारे केसेस हैं, कैंसर के केसेस, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं एंड लुकिंग एट द पॉपुलेशन, जो हमारी देश की जनसंख्या है वो इतनी बड़ी है कि उसकी रोकथाम या उसके लिए आई वुड वांट टू नो आपसे कि सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? व्हाट आर द पॉलिसीज दैट यू वुड वांट टू मेंशन? कर तो रही है, लेकिन नहीं भी जो कर रही वो भी मैं थोड़ा बोलना चाहूँगी, क्योंकि जिस गति से कैंसर हर घर में करीब करीब अब पहुँच रहा है, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम उसकी गिनती नहीं करते ठीक से, क्योंकि पूरे देश में कैंसर एक नोटिफाइबल बीमारी नहीं है आज की डेट में, जिसका मतलब है कि आप हर केस को अच्छे से ना रिकॉर्ड कर रहे हो, ना उसकी गिनती कर रहे हो। और अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि जो आप मेजर नहीं कर सकते उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब तक आप पहले अच्छे से वो गिनती नहीं कर पाएँ, आप कोई ढंग से सोल्यूशन भी नहीं ला पाएंगे उसके लिए। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ हमारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने करा है उसको नोटिफाई, लेकिन पूरे भारत के लेवल पे मैं देखूं तो नहीं हुई है।
जहाँ तक प्रिवेंशन का सवाल है, मुझे लगता है एक फैक्टर जो अभी तक चर्चा में नहीं आया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा एनवायरनमेंट है। आज की डेट में ना आपकी हवा साफ़ है, ना आपका पानी साफ़ है, ना आपका पनीर सेफ़ है, ना आपका दूध सेफ़ है। तो मैं एक महिला के बारे में बताऊंगी, 35 साल की, बहुत फिट महिला, डांसिंग करती थी हमेशा ज़िंदगी भर। ना उन्होंने कभी सिगरेट पी, ना कभी उन्होंने शराब पी, खाना उनका बहुत नियंत्रित, हमेशा सोना टाइम पे। और उनको 35 साल की उम्र पे चौथी स्टेज का लंग कैंसर, और वो महिला मैं हूँ। तो मैं इसीलिए ये विषय उठाना चाहती थी, और मैं इसी तरह से वो रिएक्शन देखती हूँ, तो इसलिए मैं पहले बताती नहीं हूँ लेकिन आई थिंक मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ कि आप सब कुछ सही कर सकते हो और आपकी जेनेटिक्स भी अच्छी हो सकती है। मेरे परिवार में तो आज तक किसी को ऐसी कोई कंडीशन नहीं हुई। इसको विज्ञान हिट हाइपोथेसिस बोलता है। ओके। सिंगल हिट हाइपोथेसिस, हर दिन हर इंसान के शरीर में कैंसर कोशिकाएं बन रही हैं। जी। सेकंड हिट की जरूरत है बस। सेकंड हिट सबसे ज़्यादा, जैसे उर्वशी जी ने कहा, हम लोग बहुत समय से कनेक्टेड हैं, और जिस दिन इनको पता चला, वो मेरे लिए शॉकिंग, बीइंग ए कैंसर में मेरे लिए शॉकिंग था कि इनके जीवन शैली में जानता था, इनका एक्सपोजर जानता। सिर्फ इन्होंने एक गलती की, ये दिल्ली में रही, दिल्ली में, और दिल्ली की हवा अब बात कर रही हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिले बने शरीरा। तो पांचों तत्व दिल्ली खराब हो चुके हैं। दिल्ली इज इनहैबिटेबल, रहने लायक नहीं है। लेकिन करेंगे क्या? दिल्ली छोड़ के कौन जा रहा है? मुगल से लेके, ब्रिटिशर्स से लेके, हम में से कोई दिल्ली छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या ये पॉसिबल है कि दिल्ली को वाकई रहने लायक बना सके? आंसर इज यस। टेम्स नदी जो यूके की थी, वहाँ इतनी गंदगी, इतनी बदबू थी, माना गया था कॉलरा टेम्स नदी की हवा से हो रहा है। बाद में पाया गया नहीं, कॉलरा एक वाटरबॉर्न डिजीज है। आज टेम्स नदी में फिशिंग होती है, पानी इतना साफ है। जस्ट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड, वी कैन चेंज दिल्ली एनसीआर। आपका ये कहना है कि दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति का जो लाइफ स्पैन है वो 8 से 10 साल तो कम हो ऑलरेडी कम, एवरेज सबका। दिल्ली में रहने वाले नॉन स्मोकर भी स्मोकर से ज़्यादा रिस्क पे हैं, हार्ट डिजीज, कैंसर रिस्क। सो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इट हैज़ कम एज अ शॉक टू मी, बहुत मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। आपको जब ये पहली बार पता चला तो आपके सिम्टम्स क्या थे जो आपने महसूस किए, एंड उसके बाद आपने उसके बारे में क्या किया? एक्चुअली मैं, जैसा मैंने कहा, मैं तो बहुत फिट थी, बहुत एक्टिव थी, तो मेरे कोई ऐसे सिम्टम्स थे ही नहीं। और लंग ऐसी चीज़ में जो हमारी स्क्रीनिंग भी कोई नहीं होती, ख़ास तौर से आप नॉन स्मोकर हो, आप इतने यंग हो, तो कोई आपको स्क्रीनिंग के लिए भी ऐसा सच नहीं बोलेगा। तो लंग तो सोचा ही नहीं था कभी भी। जो भी फिर सिम्टम्स मेरे बिल्कुल फाइनल लेवल पे जाके हुए, वो सब लिवर से रिलेटेड थे, क्योंकि तब तक बीमारी फैल चुकी थी। तो लंग रिलेटेड मुझे कभी हुआ ही नहीं। तो ना मुझे ब्रेथलेसनेस हुई, ना मुझे खांसी आई, ना कोई खून निकल रहा था खांसी में, जो बहुत लोगों को होता है। तो किसी ने लंग सोचा ही नहीं। तो पहले मेरी डायग्नोसिस हो गई कि आपको पेट का कैंसर है, और मेरे हस्बैंड को बोल दिया गया कि इनके पास 6 महीने से ज़्यादा नहीं है। 2022 की बात है। तो मेरा सैंपल गया एक मुंबई की बहुत फेमस ऑन्कोपैथोलॉजी लैब है, डॉक्टर अनीता बॉर्जेस, जो अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी वो लेबॉरेटरी एक बहुत लीडिंग ऑन्कोपैथोलॉजी लेबॉरेटरी है। मतलब कैंसर के टिश्यू जो आपके बॉडी से बायोप्सी में निकाला जाता है, वहाँ सैंपल भेज के फिर वो टेस्टिंग कर जांच करते हैं। और वहाँ एक जो देख रहा था मेरा सैंपल, ऑब्वियसली उन्होंने बस इतना एक प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा, मैं कह सकती हूँ, कि ये एक यंग महिला है, नॉन स्मोकर है, मुझे लंग को एक्सप्लोर करना चाहिए, कहीं लंग तो प्राइमरी नहीं है। तब मेरा निकला कि लंग प्राइमरी है। डॉक्टर अंशुमान, यहाँ पे जैसा मैम ने बताया कि इनको कोई वार्निंग साइंस मिले ही नहीं कि इनके शरीर में क्या उथल पुथल मची हुई थी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जनरली अगर जैसे मैं एक लेमैन की भाषा में अगर समझना चाहूँ, तो क्या ऐसे कोई वार्निंग साइंस होते हैं हम लोगों के शरीर में, जिससे कि हमें पता चल जाए कि भाई कुछ गड़बड़ है, और वो हमारे लिए एक सिग्नेचर बन जाए कि जाइए और प्लीज़ अपना टेस्ट कराइए? ये जो उर्वशी जी का केस है, ये कम परसेंटेज में होता है, ये सिम्टोमेटिक, खास करके इनके केस में, क्योंकि ये फिटनेस फ्रीक थी। इनको अपने सिम्टम्स, अपने जीवन शैली, बिल्कुल सब कुछ पता था। ये रेयर है।
अदरवाइज बॉडी ऑलवेज गिव सिग्नल, अच्छा, आपको संकेत शरीर के में मिलेगा। समस्या कहाँ आती है, आप इग्नोर करते हैं। जैसे हर व्यक्ति को इतना जागरूक होना है कि कोई भी असामान्य लक्षण होने लगे और 3 हफ्ते आपने बेसिक कोई भी इलाज करा लिया, उसमें कोई ओवर द काउंटर दवा ले ली, फिर भी सुधार नहीं हो या सुधार हो दोबारा हो जाए, ओके, तो आप कैंसर की जांच कराएं। हर डॉक्टर को, जो कैंसर के डॉक्टर नहीं, उनको क्या जागरूक होना है कि उनके पास मरीज आ रहा है, बेसिक दवा दे रहे हैं एलर्जी की, इन्फेक्शन की, मरीज ठीक नहीं हो रहा है, एक कैंसर की जांच करा लें। 3 वीक्स इज द लैंडमार्क, 3 हफ्ते। अब इसमें क्या देखना है, असामान्य लक्षण, खांसी, बलगम में खून का आ जाना, इनडाइजेशन, अपाचन की शिकायत, अम्ल की शिकायत, कहीं एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाए, महिलाओं में खास करके पीरियड्स के अलावा ब्लीडिंग हो जाए, संबंध बनाने समय ब्लीडिंग हो जाए, स्तन में गठान हो जाए, स्तन से ब्लीडिंग हो जाए, खांसी हो जो ठीक नहीं हो रही, इस तरह कोई भी असामान्य लक्षण आपके लाइफ में हो, डोंट इग्नोर इट। खास करके ऐसे समय में, जिस समय मैं कहूँ कि अगर दिल्ली में हम ग्रीन सेस, एजुकेशन सेस भी दे रहे हैं टैक्स के नाम पे, तो हम कैंसर सेस भी दे रहे हैं कि हम कैंसर के लिए प्रोन हैं जानते हुए दिल्ली में रह रहे हैं। तो क्या ये एक्वायर्ड, इज इट अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी? आंसर इज नो, इट्स अ पब्लिक हेल्थ इशू, बिल्कुल, एंड गवर्नमेंट हैज टू एक्ट। जैसा साहब ने बताया, संविधान में हमारा राइट टू हेल्थ हमारा अधिकार है, बिल्कुल, और हमें नहीं मिल रहा है, इस पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं आप सभी से, ये क्वेश्चन सभी के लिए ओपन है, आप आंसर करना चाहेंगे, बट मैं आपसे शुरुआत करूंगी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हमारी चलती आई है और साइंस जो हमारी न्यू एज साइंस है? अगर हम इन दोनों को मिला जुला कर देखें, इन दोनों को सेपरेटली देखें, तो इसका रोल क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन का और हमारी जो न्यू एज साइंस है, इन दोनों का क्या रोल है? इसको पहले समझना पड़ेगा, ट्रेडिशनल मेडिसिन किसको कहते हैं। अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँ तो मॉडर्न मेडिसिन हो जाए, अगर हिंदी, गुजराती, पंजाबी में बोल दे, क्या ट्रेडिशनल मेडिसिन हो जाएगी? मेडिसिन इज मेडिसिन। जो लंबे समय से चली आ रही है वो ट्रेडिशनल कही जाती है, लेकिन उसका भी एक विज्ञान है। और मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ, भारत का चिकित्सक होने के नाते मैं अपने को धन्वंतरी चरक सुश्रुत का वंशज मानता हूँ, न कि हिपोक्रेट का वंशज। सो कॉल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन जो प्रोपेगेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, कहेंगे पेट स्कैन मत कराओ, बायोप्सी मत कराओ, इससे बीमारी बढ़ेगी। क्यों? कि मरीज को पता चल जाएगा कि बीमारी तो ठीक हो ही नहीं रही है, करेले का जूस पिला के तुमको बीमारी खराब कर रहे हैं। जबकि ट्रेडिशनल मेडिसिन भी विज्ञान की तरह है, एग्जैक्टली विज्ञान है। तो अभी जरूरत क्या है, भारत के पास 6 विधाएं हैं। मॉडर्न साइंस जो पूरे वर्ल्ड के पास है, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथ, सिद्धा, यूनानी। होलिस्टिक अप्रोच से 6 को बिठाओ, ईगो खत्म करो और एक वर्किंग एसओपी बनाओ। बहुत सुंदर बात। अगर ये कर सकते हो तो भारत वाकई विश्वगुरु हो सकता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अदरवाइज आप लाख डंका पीट लें, विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप अवैज्ञानिक परिकल्पनाओं पे पनप रहे हैं। आपकी हालत एक कुकुरमुत्ते की हो रही है, जबकि हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 51A सेक्शन H, सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। और सीधा सीधा एंटी साइंटिफिक हम काम कर रहे हैं कि गौमूत्र पिला दो, कैंसर ठीक हो जाएगा। ये साइंस है। किसी संहिता में लिखा हो तो बताओ, संहिता में भी नहीं लिखा है जी। मैं 2 पॉइंट्स इन्हीं से ऐड करूँगी। एक, जो इन्होंने सोशल मीडिया बोला, वो आजकल एक बोन भी है लेकिन एक बेन भी बन चुका है इस इशू में, जो कि हर कोई एक एक्सपर्ट है और हर कोई तरीके निकाल रहा है कि आप में ये क्योर हो जाएगा, आपका वो क्योर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोला कि सारे डिसिप्लिन्स के लोग साथ में आए। मैं जब नीति आयोग में थी, मैंने बहुत कोशिश की, हमने एक पूरा इनिशिएटिव चलाया कि भाई आप आयुर्वेदा वाले हैं, आप अपने ही प्रिंसिपल्स बताइए। आप मॉडर्न मेडिसिन को, मैं नहीं कह रही आप कॉपी करिए, लेकिन आप अपने तो कुछ प्रिंसिपल्स पे डिसाइड करिए कि हम इस बेसिस पे एविडेंस निकाल के आएंगे। तो मेरा ये इसमें कहना है, जो कि लोग इसमें बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि आप हमारे आयुर्वेदा के बारे में बुरा क्यों बोल रहे हैं, या नहीं। इसमें सेंटिमेंटल होने की वजह बताता हूँ। संजोग से बाय बर्थ हम दोनों हिंदू हैं तो आयुर्वेद के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ नहीं, सो कॉल्ड आयुर्वेद जो चल रहा है वो आयुर्वेद नहीं है, तो उसके खिलाफ बोलना मतलब एंटी हिंदू, एंटी नेशनल, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ। आयुर्वेद की हम पूजा करते हैं, लेकिन आयुर्वेद सच्चा होना चाहिए और एविडेंस हर चीज में चाहिए। साइंस बेसिकली ना उसमें बहुत उसके बाद रिसर्च हुई, ना ही बहुत डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जो कि उसकी बहुत बड़ी कमी है। दैट इज व्हाट यू। एंड आई थिंक मॉडर्न मेडिसिन जो है, यूरोपियन मेडिसिन, यूएस मेडिसिन,
इट इज़ ऑल ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन विच हैज़ बीन, इस पर रिसर्च बहुत अच्छी की गई है, इट हैज़ बीन पैकेज्ड वेरी वेल। अगर आप देखा जाए फ्रॉम एनाल्जेसिक्स टू पेन किलर्स टू एंटीबायोटिक्स, these are all things which we were doing in India since thousands of years. But Europeans, being Europeans, took that knowledge from us, हमसे ली, उसको अच्छा सा पैकेज किया, उस पर अच्छा सा रिसर्च किया। या वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। मैडम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को आप साइंस और एविडेंस बेस्ड अप्रोच के साथ कंबाइन कीजिए। जैसे आज साइंटिफिक एविडेंस है कि टर्मेरिक में एक कंपाउंड होता है विच इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, बिल्कुल, और उसको आप ट्रेडिशनल अप्रोच को आप साइंटिफिक अप्रोच को रिप्लेस मत कीजिए, उसके साथ कंबाइन कीजिए, जोड़ दीजिए, तो एक बहुत पावरफुल हो सकता है। जैसे 2009 में हमारे यहाँ तो योगा और मेडिटेशन का हजारों साल की परंपरा है, और हमारे क्रोमोसोम में एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम टेलोमेर होता है, राइट? और जो टेलोमेर की जो लेंथ होती है उससे हमारी सेल्यूलर एजिंग डिसाइड होती है। अगर वो टेलोमेर की लेंथ ज्यादा है तो हम यंग ज्यादा टाइम तक रह सकते हैं। तो 2009 में एलिजाबेथ को नोबेल प्राइज दिया गया क्योंकि उन्होंने ये प्रूव किया कि इस मेडिटेशन और योगा से आप टेलोमेर की लेंथ इंक्रीज कर सकते हो, विच मीन्स आप ज्यादा देर तक यंग रह सकते हैं। तो साइंटिफिक अप्रोच और एविडेंस बेस्ड अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले हमारी एक लाइफस्टाइल की बात हो रही थी, तो जेनेटिक्स में भी ये कहा जाता है कि आपके जो जेनेटिक हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपकी डेस्टिनी डिसाइड हो गई है कि आपके जीन्स हैं, आप लाइफस्टाइल से, लाइफस्टाइल बहुत चीजों को कंट्रोल करती है, राइट? जिसको हम एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स बोलते हैं, और एपिजेनेटिक्स बोला जाता है उस साइंस को, कि आपका स्ट्रेस, आप क्या खाते हैं, आपका आसपास का वातावरण, प्रदूषण, वो चीज कुछ जीन्स को सप्रेस कर सकता है और कुछ को एक्टिवेट कर सकता है। तो हमारे पास कैंसर सप्रेसिंग जीन्स भी हैं और कैंसर एनहांसिंग जीन्स भी हैं। तो अगर आप कैंसर सप्रेसिंग जीन्स को ही आप सप्रेस कर देंगे और कैंसर प्रोमोटिंग जीन्स को आप एनहांस कर देंगे अपनी बैड लाइफस्टाइल से, आपका ऑब्वियसली इट विल रिफ्लेक्ट। जो अब इंडियंस में होना शुरू हो चुका है, बिल्कुल। जेनेटिकली देखा जाए तो इंडियंस आर मच मोर स्ट्रॉन्गर जेनेटिकली देन वेस्टर्न पॉपुलेशन, व्हिच आई फील जो है, क्योंकि हम कैंसर अब हमें अब दिखना शुरू हुआ है, एंड उसका सबसे बड़ा एविडेंस वही है कि दिल्ली में रहने में लाइफस्टाइल पोल्यूशन, अगर कैंसर इतना कॉमन नहीं हो रहा है, सच बताऊं, कैंसर केसेस दिल्ली के देख के मुझे ये आश्चर्य होता है कैंसर इतना कम क्यों है। ऐसी हवा में एक्चुअली इंसानों को सांस लेनी नहीं चाहिए, लेकिन वो हम ले पाते हैं, तो हमें कुछ प्राइम एग्जांपल इज कोविड। यस, आई वांटेड टू से दैट। आप देहात में जाइए, हम जाते थे जब कोविड में, वी वेंट टू कानपुर, वी वेंट टू मेरठ। आप वही न्यूयॉर्क में जाइए, पॉपुलेशन डेंसिटी मेरठ में ज्यादा है, बट मरने वाले लोग कम थे एज कंपेयर्ड टू न्यूयॉर्क। यस, वी आर जेनेटिकली स्ट्रॉन्गर, but now because of all the environmental factors and all the metabolic diseases which are seeping in, अब हम वीक होना शुरू हो रहे हैं as compared to Europeans and Americans. I think we are the oldest civilization. We are the oldest. उसलिए भी I think this adds to the factor that Yeah, we are stronger. yeah, evolution. नहीं, मैं आपको यही बोल रही थी कि वो एक तो क्लिनिकल ट्रायल भी हमारे यहाँ होते नहीं, तो पहली बात जो दवा हम खा रहे हैं वो अधिकतर हम पे तो टेस्ट कभी हुई नहीं, तो मेरी जो दवा है उसकी मेरे लिए क्या डोजेज होनी चाहिए वो पता ही नहीं, तो वो ट्रायल एंड एरर है कि अच्छा चलो 50 कर देते हैं जी, अच्छा चलो 75 कर देते हैं, पता ही नहीं है, क्योंकि हम ट्रायल तो करते नहीं। सब मोस्टली वेस्टर्न पॉपुलेशन पे ट्रायल होके और फिर इंडिया पे आता है और फिर आपको दे दी जाती ये है। मैम ने स्टडी, एवरी ड्रग हैज बीन टेस्टेड इन यूरोपियन हाँ, हम Yes. पे तो हुई नहीं ना, क्योंकि वो और सीधी सी बात है, वो अपनी कंट्री के बारे में पहले सोचते हैं। करेक्ट। और उसका एक मेजर रीजन ये भी है कि जो ड्रग डिस्कवरी होती है उसमें जीनोम पूल आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बिल्कुल। तो वर्ल्ड वाइड जितनी भी फार्मा में ड्रग डिस्कवरी या रिसर्च या ट्रायल्स चल रहे हैं वो सारी कॉकेशियन पॉपुलेशन पे चल रहे हैं, बिकॉज जो इंडिया का जीनोम पूल है वो बिल्कुल 2% है। हम 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, बट 2% ऑफ जीनोम पूल। तो जैसा मैम बोल रही थी, जो ड्रग डिस्कवरी हो भी रही है, वी आर नॉट श्योर कि वो हम पे कितनी इफेक्टिव है, वो ट्रायल एंड एरर पे ही चल रही है। उसमें भी काम चल रहा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, और हम एज चिरंजीव वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जीनोम पूल, सो दैट हम फार्मा कंपनी के साथ काम करके ड्रग डिस्कवरी में
मदद कर सकें जो इंडियन बायोलॉजी के लिए सुइटेबल है। एक और चीज कहना चाहूंगा जो मैम बोल रही थी, एआई बेस्ड रिसर्च एक मेजर एडवांसमेंट जो चल रहा है, स्पेशली जो जीन बेस्ड हैं, जीन म्यूटेशन बेस्ड डिजीजेस हैं इंक्लूडिंग कैंसर, जहाँ पे आप जीन लेवल पे जाके उसको एडिट कर सकते हैं। जीन के लेटर्स आप रिमूव कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसको क्रिस्पर बोलते हैं। क्रिस्पर नाम की कंपनी है जो ये कर रही है। बट अगेन जो हम बात कर रहे थे, बहुत एक्सपेंसिव है। क्रिस्पर थेरेपी 4 करोड़ 4 करोड़, राइट? एंड अगेन इट इज नॉट कंप्लीटली प्रूवन, एडवांसमेंट्स चल रहे हैं, बट आई एम होपिंग दैट विद इन द नेक्स्ट 10 years इट इज गोइंग टू बिकम अफोर्डेबल। इंडिया में आएगी, अफोर्डेबल होगी। सारी चीजें ऐसे ही स्टार्ट होती है, जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर वगैरह जो अफोर्डेबल नहीं थे, आज हर एक के पास स्मार्टफोन है। तो आई थिंक फ्यूचर बहुत ब्राइट है कि हम जीनोम पूल क्रिएट करें, हम जीनोम सीक्वेंसिंग ट्राई करें, जिससे हमें भी फायदा होगा। हमें पता चलेगा बीमारी होने के बहुत पहले कि हमें रिस्क है, तो हम वो प्रिवेंटिव मेथड ले सकते हैं। और उसके अलावा हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू क्रिएट द जीनोम पूल, जहाँ पे फार्मा कंपनीज को भी मदद मिले कि इंडियन बायोलॉजी स्पेसिफिक ड्रग डिस्कवरी हो। एंड यू नो दैट इज़ द डिफरेंस। जैसे सही बोला इन्होंने कि भाई अलग अलग वर्जन्स अब आ रहे हैं स्मार्टफोन के या और डिवाइसेस के, बट यू नो लाइफ सेविंग ड्रग्स आर नॉट द सेम। स्मार्टफोन में पुराना भी चल जाएगा मुझे, लेकिन अगर ड्रग मुझे नहीं मिली सही टाइम पे तो मेरी तो जिंदगी गई। फिर आप बोलते रहिए कि मैं रिसर्च कर रही हूँ, 10 साल बाद आएगा, 15 साल बाद आएगा। एंड मैं ऐसे लोगों को रोज देखती हूँ जो बीमारी से नहीं मर रहे हैं, वो मर रहे हैं क्योंकि वो दवा नहीं ले सकते। और ये मुझे दुनिया की सबसे अनफेयर चीज़ लगती है कि अगर आप अंबानी और अडानी हो तो आपको दुनिया का सब मिल सकता है। अब इसमें और अगर आप गरीब इंसान हो तो आपकी लाइफ की वैल्यू वो है ही नहीं। तो ये क्योंकि मैं रोज़ अपनी आंखों के सामने ऐसे लोगों को देखती हूँ, एंड दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर मी। मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं। सरकार के पास बहुत पैसे हैं, अगर आप सेंटर और स्टेट मिला लीजिए, नहीं है कमी। लेकिन पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर इंडिया में कभी प्रायोरिटी नहीं रहा। कुछ आप शायद हमारे साउथ के राज्यों को अगर छोड़ दें उसमें, उसके अलावा मेजॉरिटी देश में हमने कभी उसको प्रायोरिटाइज सीरियसली नहीं लिया। हमेशा उसको एक एक्सपेंडिचर की तरह देखा है, इन्वेस्टमेंट की तरह कभी नहीं देखा। और मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके दर्शक भी काफ़ी यंग लोग हैं, यंग लोगों की हम लोग इंडिया में बहुत बात करते हैं, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारा विकसित भारत बन जाएंगे यंग लोगों के ऊपर। अगर यंग लोगों पे हम हेल्थ में, स्वास्थ्य में उनके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो बीमार पड़ते रहेंगे, मुझ जैसे लोग बीमार पड़ते रहेंगे, तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रह पाएगा इकोनॉमी में या सोसाइटी में? So health is an investment, it is not an expenditure. कैंसर की दवा है, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस 18,000 प्रिंट है, और वो दवा आप पुरानी दिल्ली में होलसेलर से जाके 2200 रुपये की लेते हैं। तो ये MRP कौन लिखता है? NPPA किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अभी तो चलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मर्ज किया, मतलब मिनिस्टर सेम है, मिनिस्टर सेम रहने से मिनिस्ट्री सेम नहीं है। लेकिन MRP क्यों इतना महंगा किया गया? क्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, फार्मेसी और डॉक्टर के कमीशन के लिए रखा जाता है ये? क्या MRP कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? उस दवा को जो मैडम बता रही थी अफोर्डेबिलिटी इशू, क्या अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं? और GDP का 1% बढ़ाओ, ज्यादा एम्स खोलने से इलाज नहीं होगा, प्रिवेंशन पे मेन काम करो। सबसे बड़ा गैप इसका मतलब हमारे करेक्ट इंटेंशन। और कहेंगे सिर्फ पॉलिटिशियन को मैं कह रहा हूँ, नहीं, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया आर रिस्पांसिबल। क्योंकि पॉलिटिशियन से जब मैं बोलती हूँ तो वो कहते हैं पर ये तो इलेक्शन इशू है ही नहीं, बिल्कुल, कौन इस पे वोट कर रहा है, तो मैं क्यों इस इशू पे पीछे पड़ूं? तो लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपके पास वोट्स हैं, तो जब आपके पास नेता लोग आते हैं इलेक्शन के पहले, तो आप बोलिए ये चीजें। आप कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेकिन कौन सी चीज है जो स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य की परिभाषा मैंने बता दी, उस पर हो रही है, बीमारियों की बात होती है। आप लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन कहता है पहले बीमार हो जाओ तब मैं कवर करूँ। हाँ। तो इसको सिक इंश्योरेंस कर दो। और कहते हैं ये हेल्थ केयर जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो वहाँ बीमारी का इलाज होता है, वेलनेस कॉर्नर किस हॉस्पिटल में है, तो इसको सिक केयर कर दो। नोमेनक्लेचर चेंज करने की जरूरत हो जाएगी। अदरवाइज वेलनेस एंड लॉन्जेविटी को अगर प्रायोरिटी कर दें तो फिर ये तो जो उर्वशी जी ने कहा, इतना जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। आपके इतने हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आप इतने मेडिकल कॉलेज खोल रहे हो जिनका क्वालिटी पे कुछ अभी आपको और पता जिस नहीं है। देश में अस्पताल, कचहरी और पुलिस थाने बढ़ने लगे, वो देश विफल हो चुका है। वहाँ प्रॉब्लम, आप उसको मानिए। अब बेड मत बढ़ाइए,
बेड कम कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे सर ने बोला, अगर आप बीमार हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलना ही नहीं है, वो तो मिलेगा नहीं, तो एक्सक्लूडेड ही हो जाएंगे आप। as simple as that. So it is not health insurance Health at the end of the day. आपको मिलना ही नहीं है। आप एक छोटी सी, आपको अगर हाइपरटेंशन भी है, आप टांग टूटी है, आपको ऑपरेशन कराने के exclude हो जाएंगे। कंपनी will reject your claim कि आपको नहीं, आप That is what he's saying, nomenclature change कर दो ना। Sick care कर दो। तो आपको हाइपरटेंशन है तो 10 साल से, और आपकी टांग टूटना आपकी गलती है, आप ही उसके पैसे आप भुगतिए। आप भुगतिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर, अगले 10 सालों में भारत में सबसे बड़ा कैंसर का ब्रेक थ्रू क्या हो सकता है आपके आई अकॉर्डिंग? थिंक अर्ली स्क्रीनिंग एंड जितना हमारा एक इंडियन माइंडसेट है कि हम बीमार होना ही नहीं चाहते, तो एक प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग एंड उसको इम्प्लीमेंटिंग एट ग्रास रूट लेवल टू एवरी विलेजेस, एवरी प्राइमरी स्कूल, वहाँ से लेके उनको उसको एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करना कि हम पहले से ही इस बारे में अपने आप को जान के रखें कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या टेस्टिंग हमें रेगुलरली करवानी चाहिए, सो दैट हम पहले से ही अपनी बीमारी अवेयरनेस आ जाए एट द ग्रास रूट लेवल। आई थिंक नेक्स्ट 10 years में इट विल बी द मेजर ब्रेक थ्रू। ओके, आप? मेरे हिसाब से जो ये कॉम्बिनेशन है जीनोमिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिवेंटिव मैकेनिज्म स्क्रीनिंग, उस कॉम्बिनेशन से अगर अवेयरनेस इंक्रीज की जाए तो कैंसर आने से पूरा हम रोक सकते हैं। ओके। और अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट होता भी है तो जो प्रिसिशन मेडिसिन की हम बात कर रहे थे, वो तब तक अफोर्डेबल हो जाएगी, अफोर्डेबल हो जाएगी कि मे बी गरीब नहीं लेकिन एक मिडिल क्लास अफोर्ड कर पाएगा, अफोर्ड कर पाए। ओके ओके, आई एग्री। मैम, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक एडिंग टू दीज, आई थिंक वैक्सीन से हमें सर्टनली उम्मीद बहुत है। अभी उसमें बहुत रिसर्च हो रहा है, इंडिया में इतना नहीं लेकिन बाहर हो रहा है, और अगर इवेंचुअली हम उनको ला पाएँ यहाँ पे तो काफ़ी गेम चेंजर हो सकता है। जो एक्चुअली अभी तो हम इंडिया में बहुत हद तक स्टेज 4 मानते हैं कि बस सब मर ही गए, खत्म कहानी। आई होप एक तो वो माइंडसेट चेंज होगा, क्योंकि बाहर दुनिया में दैट माइंडसेट इज नॉट देयर नाउ। ऑटोमेटिकली स्टेज 4 इज नॉट डेथ और जस्ट वेटिंग फॉर डेथ। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट रिसर्च मुझे लगता है कि आगे बढ़ेगा इन सालों में, कि जो कैंसर इस तरह के होते हैं बहुत से, जैसे टारगेटेड थेरेपीज़ पे आप होते हो, या और वो कुछ समय तक बहुत अच्छी चलती हैं, फिर कहीं ना कहीं वो कैंसर रेजिस्टेंट हो जाता है, उसमें कुछ चेंज आ जाता है। तो उस पे जो रिसर्च चल रहा है कि हम उस बीमारी को, जो एक रेजिडुअल डिजीज कहते हैं, कि जो एक पार्ट कैंसर तो आपका अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, जो नहीं रिस्पॉन्ड किया उसको अगर हम फंडामेंटली टैकल कर सकें तो जो रेजिस्टेंस का इशू आता है वो खत्म हो जाए, वो हम उसको कॉन्कर कर पाएंगे, और फिर हम देख सकते हैं कि स्टेज 4 पे भी शायद सर्वाइवल काफ़ी बढ़ सकता है। मुझे एक चीज़ जाननी है कि अगर हम 30 के बाद कोई ऐसे टेस्ट हैं जो आप स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहोगे कि अगर आप ये टेस्ट करा लेते हैं तो ये मार्कर्स होते हैं आपके लिए कि आपको ये कराने चाहिए 30 साल के होने के बाद, तो इससे आप थोड़ा सा और जागरूक रह सकते हैं, खुद को आप बता सकते हैं कि भाई अभी मैं सेफ जोन में हूँ या मैं डेंजर लाइन के पास हूँ। ये हमें कोई ऐसे मार्कर टेस्ट होते हैं? देखिए, ये कट के डील में जाएगा और 30 सेकंड में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है। उसका कारण क्यों बता रहा हूँ। बेटर टू कंसल्ट ए क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड एंड क्रेडिबल ऑन्कोलॉजिस्ट। दोनों चीज़ जरूरी है। डिग्रीधारी हो, पढ़ा लिखा हो, प्रेफरेबली सरकारी कॉलेज से पढ़ा हो और अनारक्षित सीट पे गया हो, तो ये सब क्राइटेरिया मैं कहता हूँ कि अच्छे डॉक्टर होने का। नहीं ये नहीं कटेगा, यही हिट होता है। तो उसमें असामान्य लक्षण इग्नोर ना करें, क्वालिफाइड डॉक्टर को मिले, बाबा थेरेपी से बचें, क्योंकि वो बाबा थेरेपी उनको कहते हैं जो कि एक कंपाउंडर भी ना कर सके वो काम कर दे, उससे बचें। और जहाँ भी लगाएं अपने जीवन को ये समझें कि जीवन को सहजता, सरलता, तरलता से जीनी है, और इसमें जो भी करना है वैज्ञानिक तरीके से करना है। गैर वैज्ञानिक कोई परिकल्पना ना करें। कोविड में बहुत कुछ हम देख चुके हैं, कैंसर में न देखें तो बेहतर है।
मुझे लगता है एक टेस्ट जो इवन 25 साल में कराना चाहिए इज द होल जीनोम सीक्वेंसिंग, Right. बिकॉज That can be done. आपको क्या हाँ, अगर टेस्ट करवाने pocket हैं, allow करे तो पॉकेट अलाउ करे, आपको क्या टेस्ट करवाने हैं वो भी आपको उससे पता चलेगा और किस एज में कराने हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो ब्रैका जीन BRCA जीन की बात उन्होंने कही। एंजेलिना जॉली, आपके चैनल के हिसाब से बड़ा हिट होगा ये सेगमेंट। एंजेलिना जॉली ने ब्रैका जीन टेस्टिंग कराई, पॉजिटिव। उसकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, नानी को ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन उसमें टेस्ट अवेलेबल नहीं था। तो ब्रैका पॉजिटिव है, प्रोफिलैक्टिक मैस्टेक्टमी, मतलब एंजेलिना जॉली को कैंसर नहीं हुआ था, उसमें दोनों ब्रेस्ट रिमूव कराया, पहले ही। रिकंस्ट्रक्शन करा लिया, तो ब्रेस्ट कैंसर से बच गई। उस लेवल तक ये जेनोमिक हेल्प सेक्वेंसिंग कर सकता है। हियर आई वांट टू आस्क, ये जो आप कह रहे हैं कि आप अपना जीनोमिक डेटा हमारे साथ शेयर करें, ये कितना सेफ है? इज इट नॉट अ प्राइवेसी ब्रीच? सॉरी, इसमें ऑब्वियसली कंसर्न हो सकते हैं, राइट? और कंसर्न है कि आपका जीनोमिक डेटा अगर आपके इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया, आपके एम्प्लॉयर को पता चल गया, तो आपके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? वो हो सकता है। तो यूएस में एक लॉ है जीना, राइट? जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, कि आपके नॉन डिस्क्लोजर। सो उसके अंदर आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, आपका एम्प्लॉयर आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। तो ये आप अमेरिका की बात कर रहे हो अमेरिका की बात है, हमें भी ऐसी इंडिया में तो policies नहीं की है ऐसा। जरूरत है। इंडिया में तो जीनोम सीक्वेंसिंग अब आ रही है, हमें सब भी- लेके आ रहे हैं। हमें भी तो उस लॉस policies तो अभी की बनने में जरूरत है। और बनने में 10-15 time साल लग तो सकते उसमें हैं। 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जिस कंपनी के साथ आप डेटा ट्रस्ट कर रहे हैं वो आपका डेटा एनक्रिप्ट कर रही है, एनोनिमाइज कर रही है, उसमें आपकी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, उसमें नहीं नहीं जा जा रहा रही है। एंड देन द ट्रांसपेरेंसी इज देयर कि वो आपका जीनोम आपके डेटा कंसेंट से होनी चाहिए, आपके कंसेंट होना चाहिए। ये मैडम ने बहुत अच्छी बात की। मैं ये जानना चाहती हूँ, ऐसे कौन से आप मुझे 3 सॉलिड एकदम पॉइंट्स आप बोलना चाहोगे कि अगर ये 3 चीजें आपको दिख रही हैं आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से, और यहाँ एक दिल्ली NCR में रहने वाला या फिर कोई भी आपका एक मेट्रोपॉलिटन में रहने वाला बंदा, उसके लिए 3 मार्कर्स हैं, आप इन पे ध्यान रखिए तो आप कुछ हद तक एक सेफ जोन में हैं। आपकी वेस्ट लाइन, कमर की लाइन चेस्ट लाइन से बड़ी होने लगे, अनसेफ जोन में है फॉर डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड कैंसर, ओके राइट? जी। लाइफस्टाइल की एबनॉर्मलिटी, मतलब रात में जगना, दिन में सोना चालू हो जाए, सर्कैडियन रिदम में एबनॉर्मलिटी, जो कि मेजॉरिटी ऑफ दिल्ली NCR वालों को हो चुकी है। Here I want to ask you one question. Night इसी से duty? related. नहीं, नाइट ड्यूटी भी, और दूसरा कि डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स जैसे ये Smartphones, कहते हैं, नहीं, डॉक्टर्स ये digital कहते हैं कि भाई 8 घंटे की नींद आपकी जरूरी है, चाहे वो आप सुबह 4 बजे से लेके और दिन के 12 बजे तक ले एक लो। सर्केडियन रिदम होती नो, है ना। ये फॉल्स है। सुबह सनराइज होने से पहले आपको जगना है, कॉर्टिसोल अप हो रहा है आपको जगाने के लिए। तो जो ब्रह्म मुहूर्त कहा गया हमारे साइंस में, साइंस था जिसको आयुर्वेद कहते थे, आज आयुर्वेद का मतलब एक बाबा थेरेपी हो चुका है, जबकि नहीं है। तो सेकंड, आप स्लीप पे ध्यान दें। और थर्ड, मैं रसोई के लिए हर समय बोलता हूँ 3 तरह की रसोई है। ब्राज़ील का क्लासिफिकेशन है नोवा क्लासिफिकेशन खाने के लिए। तो प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को टाइप 3 एंड 4 कहा जाता है, वो ना खाएं। इंडिया के लिए मैं कहता हूँ 3 रसोई है, भगवान की रसोई। प्रकृति प्रदत्त चीज़ें जो खा सकते हैं वो आपको सुरक्षित रखेगी, लेकिन यमुना खादर की सब्जियां ना खा लें। बट आजकल तो अब हाँ वो भी देखना पड़ता। दूसरा, पेस्टिसाइड। मैं कहता हूँ इंसान की रसोई, जो शुद्ध भारतीय रसोई में खाना बनता है, गर्म खाएं, स्वस्थ रखेगा आपको। और तीसरा, शैतान की रसोई, ऑल पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड फ्रिज से हटा दें, रात को बेस्ट फूड मंगा के खाना छोड़ दें, आप स्वस्थ रहेंगे। 3 चीज़ों को कर लें। जैसे आपने कहा कि ताज़ा खाना बना के खाएं, इस पे मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे अब कोई है जो वर्किंग प्रोफेशनल है, सुबह उसने ताज़ा बनाया और उसने उसको ठंडा करके अपने फ्रिज में रख दिया, शाम तक अगर हम वही खाना कंज्यूम कर रहे हैं, थोड़ा हीट करके, गर्म करके उसको, ओके, बट अगर मान लो कि वो बेचारा थका हारा आ रहा है और बाहर से न कंज्यूम करने की जगह अगर वो ये प्रेफर कर रहा है, उससे बेहतर, ओके, लेकिन फिर भी वो भी नुकसान करेगा, आप कह रहे मतलब एडवाइजेबल एडवाइजेबल नहीं है। कि रीहीट कर। रीहीट भी माइक्रोवेव में ना करें, हैं। हाँ, फ्लेम बेस करें, टेफ्लॉन कोटिंग बर्तन में ना करें, नॉर्मल लोहे की, पीतल की कढ़ाई इस्तेमाल करना सीखें। जी। इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर कंपैरेटिव हेड टू हेड कोई स्टडी हो नहीं सकती है, लेकिन बाहर का खाना खराब है, हाँ। वो जहर है, सिंपली जहर है, इसमें कोई कंफ्यूजन। एंड सर ने चित्त के बारे में बात की। चित्त ब्रिंग्स अस टू मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस
तो इंडिया इज गोइंग थ्रू द मोस्ट बिगेस्ट साइलेंट एपिडेमिक इन मेंटल हेल्थ क्राइसिस, जो इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, बट इट इज़ वेरी प्रेवलेंट इन वेस्टर्न पॉपुलेशन, एवरीवन इज, वहाँ पे मेंटल हेल्थ मेंटल वेलनेस से बहुत फोकस है. तो इंडिया बिकॉज ऑफ सच अ बिग पॉपुलेशन एंड सच अ स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल कंडीशंस, मेंटल वेलनेस एक इतना बड़ा फैक्टर बन चुका है विच इज़ नॉट बीइंग रिसर्च प्रॉपरली, बट इट इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा. सो इट इज़ अ मोस्ट बिगेस्ट साइलेंट एपिडेमिक इंडिया इज गोइंग थ्रू राइट नाउ. तो लाइक आई वाज सेइंग, मेंटल हेल्थ इज़ दी, जैसे सर ने बताया, सिर्फ फिजिकल हेल्थ इज़ नॉट दी ओनली हेल्थ वी शुड बी लुकिंग फॉर. मेंटल हेल्थ के बारे में भी हमें उतना ही सोचना है, उतना ही उस पर काम करना चाहिए. टू एक होता है ना हेल्थ की डेफिनेशन पे उतरने के लिए. सो नॉट जस्ट फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ, इट इज़ दी मोस्ट एसेंशियल फॉर अ कंप्लीट हेल्दी ह्यूमन बीइंग. मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि ऊपर से हम लोग हेल्दी दिख रहे हैं, अंदर से मेटाबॉलिकली हम अनहेल्थी हो सकते हैं, दैट इज़ व्हाट यू आर सेइंग. इसके लिए हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सर ने बताया कि स्ट्रेस विच इज़ द मेन फैक्टर विच रिलीजेस कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल इज़ दी हार्मोन जिसकी वजह से हमारी आधी से ज़्यादा लाइफस्टाइल डिजीज़ आती हैं, चाहे हाइपरटेंशन हो, कार्डियक डिजीज़ हो, कैंसर हो. सो उसको एलिमिनेट करना हमारे डे टू डे लाइफ से इज़ वेरी मच नेसेसरी. अब क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि एलिमिनेट करने के लिए हम दवाइयाँ खा लें, बट नो, इट इज़ फॉर अ मेंटल वेलनेस. दवाइयाँ इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन, इट इज़ दी लास्ट ऑप्शन. उससे पहले 10 चीज़ें और हैं जो हमें करनी चाहिए, जिसमें एक बीइंग एन इंडियन हमारे पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है. इट इज़ फैमिली, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम आप कह सकते हैं, और द फैमिली सपोर्ट सिस्टम जो हमारे अब श्रिंक होना शुरू हो गया है, बट बिकॉज ऑफ दैट उससे हमारी मेंटल हेल्थ एक बहुत टाइम पे अच्छा रहा करती थी. एंड अब वो हम पे इतना स्ट्रेस आने लगा बिकॉज वी आर नाउ बिकमिंग मोर अलोन, मोर लोनर, लीडिंग अस टू डिप्रेशन, बिकॉज हमारे पास अब बात करने के लिए लोग कम हैं. दैट्स वाई सोशल मीडिया इतना क्यों फैला है, इतना क्यों बड़ा हुआ है, बिकॉज वी नीड दैट एक्सटर्नल वैलिडेशन फ्रॉम समवन एल्स, क्योंकि हमारे पास बात करने को नहीं है. सो टॉक टू मोर पीपल, थेरेपिस्ट से बात करना, बिल्कुल कंसल्ट करें. कीप योर सेल्फ मेंटली स्टेबल, मेंटली हैप्पी एंड ऑल्सो फिजिकली हैप्पी, तब जाके आप एक कम्प्लीटली अपने आप को आप हेल्दी बुला सकते हैं. Yeah, I think if I just add to that, so therapist also I feel like you have to go एक qualified person के पास जाना बहुत ज़रूरी है, because आजकल therapy भी एक fashion हो गया है, everybody is in therapy, तो वो थोड़ा सा fad भी हो गया है. दीपिका पादुकोण is the biggest example of this, being सब कुछ होने के बावजूद She openly came out. हाँ, she openly came out and told everyone. मतलब जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ, देयर आर समटाइम्स जब you do need medicines also, and like I am on antidepressants for the last 4 years जब से मेरा डायग्नोसिस हुआ, because कुछ ऐसे टाइम आते हैं आपके लाइफ में जो कोई अमाउंट ऑफ टॉक थेरेपी, जर्नलिंग, वॉकिंग, सिंगिंग, डांसिंग कुछ हेल्प नहीं करती, राइट. सो मुझे भी भेजा गया था सपोजिटली एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास. मुझे तो नहीं लगता वो मुझे बिल्कुल समझ पाई. हमारे यहाँ ये फील्ड में ट्रेनिंग भी बहुत वीक है, बहुत ज़रूरी है, बहुत वीक है. एंड क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में आप अज्यूम करते हो कि आपके सब फैमिली में वो नेचुरली उनको पता है कि आपसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उनको नहीं पता है. बिल्कुल. आई मीन इफ माई हस्बैंड ही वॉज जस्ट, मतलब 34 साल के वो थे, उन्होंने अपनी फैमिली में कभी कोई बीमारी नहीं देखी, और उनकी वाइफ को ये हुआ है 35 ईयर्स पे, उनको नहीं पता. मतलब कोई पैदा नहीं होता. इसमें एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि मैं हर समय कहता हूँ डॉक्टर हैज बीन ट्रेन्ड टू बी अ डॉक्टर, पेशेंट हैज नॉट बीन ट्रेन्ड टू बी अ पेशेंट. और केयर गिवर भी नहीं होता है, उसको भी नहीं पता होता ना. मतलब तो कई बार यू नीड प्रोफेशनल सपोर्ट. और मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ही खुद उन्होंने रिकग्नाइज किया कि इसको कैंसर तो नहीं मारेगा पर इसको डिप्रेशन मार सकता है, तो मुझे इसको देनी पड़ेगी दवा. तो फिर उन्होंने जो भी अपना किया और मुझे वो दिया, और मैं लेती हूँ 4 साल से. एंड आई थिंक तभी मैं इतना फंक्शनल हो पाती हूँ.
एंड आई थिंक उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो दीपिका बोले तो तभी हम सुने। हैट्स ऑफ कि आपने खुले में आके यू हैव सपोर्टेड द इशू। आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग एंड हैट्स ऑफ टू यू फॉर कमिंग आउट एंड सेइंग। हमने बहुत सारी बात करी हेल्थ, लाइफस्टाइल। मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि इसमें से असली विलन कौन है? जंक फूड है, स्ट्रेस है, या हमारा लाइफस्टाइल है? विच इज़ द बिगेस्ट विलन अकॉर्डिंग टू यू? लेट्स बिगिन विद। मुझे लगता है जंक फूड और स्ट्रेस दोनों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफस्टाइल में, और जिसमें स्ट्रेस डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह समराइज़ किया है। स्लीप, स्ट्रेस और आपकी मील्स, इवन जो आप खाना खाते हैं, राइट? आजकल गट माइक्रोब पे बहुत सारा स्टडी चल रहा है, राइट? तो जो मेंटल डिसऑर्डर की भी हम बात कर रहे थे, उसका डायरेक्ट लिंक गट से है, राइट? ये प्रूवन है। और राइट, और गट माइक्रोब में आपके 3 लाख करोड़ आपके बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, जितने हमारे पास सेल्स नहीं हैं उससे ज्यादा गट माइक्रोब हैं, राइट? तो ये प्रूवन फैक्ट है कि आप जो खाना खा रहे हैं उससे भी आपका मेजर इम्पैक्ट हो रहा है। आपका स्ट्रेस भी शायद उसकी वजह से कॉज हो सकता है। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, आमतौर पे लोग बोल देते हैं, सोचते नहीं है कि शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। गट फीलिंग, गट इज कंसिडर्ड सेकंड माइंड। जो आप खाते हैं, इवन ट्रिप्टोफान अगर लैकिंग है आपके खाने में तो डिप्रेशन होगा, सेरोटोनिन नहीं होगा, आप खुश हो ही नहीं सकते हैं। और खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं? सोशल मीडिया पे, दूसरों से। लोगों को उम्मीद हो गई है दूसरे लोग प्यार दें, कोई प्यार नहीं देगा। अगर खुद से मोहब्बत नहीं करोगे तो लोग आपको मोहब्बत नहीं करेंगे। एंड आई थिंक लाइफ कोई रेस नहीं है। Exactly. मतलब आप भी ऑलवेज, हम लोग कंपेटिटिव भी बहुत हैं इंडिया में तो खास तौर से, बिकॉज यूजुअली हम बहुत से लोग हैं और बहुत सी कम चीज़ों के लिए कम्पीट कर रहे होते हैं। लेकिन आप अपनी जर्नी पे हो तो यू शुड डू जो आपके लिए वर्क करे, एंड वट एवर सूट्स यू वो ही करना चाहिए। मतलब किसी और से कंपैरिजन आई थिंक इज बहुत ही अनहेल्दी है, और सोशल मीडिया पे तो ये बहुत होता है। आपका जो सवाल था कि सबसे ज्यादा किलर कौन है, यू योरसेल्फ। You choose your diet, you choose your plan, day plan. अगर पूछेंगे कि मैं कैसे जीना सीखूं या जीना शुरू करूं आज से, मैं उसमें फिलॉसफी देता हूं, फिलॉसफी ऑफ गॉड, GOD। भगवान वाला गॉड मैंने नहीं देखा, रोज बॉडी खोलता हूं लेकिन भगवान कहीं मिला नहीं। किसी को मिले तो बता दे। तो G फॉर जनरेटर, हिंदू फिलॉसफी में ब्रह्मा कॉन्सेप्ट है, जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। तो बी क्रिएटर, ब्रह्मा ऑफ योर सेल्फ इन द मॉर्निंग, जनरेटर। बी ऑपरेटर इन द डे टाइम। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे हम लोग की लाइफस्टाइल है, हम लोग 9 से 10 घंटे डेस्क पे बैठे बैठे आजकल के जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो काम करते रहते हैं, एंड इट इज सेड दैट सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। ऐसे लोगों के लिए आप क्या चेंज बताना चाहोगे? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, दे हैव टू वर्क टू अर्न अ लिविंग। योगिक स्ट्रेचिंग करें फ्रॉम नेक मसल टू टोज। 2 मिनट का समय लगता है योगा स्ट्रेचिंग में। जिस समय आप उठने के बाद जाके सिगरेट पीते थे, जो एड्रेनलिन रश किया, कॉर्टिसोल रश किया, और चीनी वाली दूध वाली चाय पीते थे, उसको बंद कर दें। वो उस समय आपका फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स कराता है, और बॉडी को बर्निंग, जो आपने कहा, वो जैसे घर में अंगीठी जलाएं, इस कारपेट एक चिंगारी आ गई, ऊपर से कारपेट इंटैक्ट दिख रहा है, जिस दिन उठाएंगे पता चलेगा नीचे सब कुछ डिस्ट्रॉयड है। तो आप सुनती होंगे जिम कर रहे थे, हार्ट अटैक आ गया, तो कारपेट तो जली हुई थी पूरी, हार्ट अटैक तो आना था। तो इस चीज को, फ्रीक्वेंट बर्निंग को अपने लाइफ से हटा दें, दैट इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ओके, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी डॉक्टर अंशुमान, आजकल मैं बहुत सारे लोगों से सुन रही हूँ, देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ कि देयर आर वेरी यंग डेथ्स इन अर्ली 40s, mid 30s, they are dying of cardiac arrests. तो इसका क्या कारण है? Though they are working out, like somebody I know, he just fell in the gym while exercising and he was dead within like 7-8 minutes. And जबकि he was a regular at the gym, probably he was taking good care because he was a regular at the gym. तो मैं assume कर रही हूँ कि वो अपनी डाइट का भी ध्यान रखते होंगे, जो कि अवेयर थे अपने बारे में। तो इसका क्या कारण है कि वो आए, उनको एक थोड़ा सा एक दिल में टीस उठी, दर्द हुआ, एंड विद इन 10 minutes ही वॉज नो मोर? तो इसका क्या कारण हो सकता है? FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, या वायरल सोशल मीडिया रील्स हैं, इसको समझने की जरूरत है। जिसको आप समझते हैं ऊपर से बहुत फिट हैं, सेलिब्रिटी हैं, फॉर दैट मैटर फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी नहीं है।
हेल्थ रिलेटेड सेलिब्रिटी कोई हेल्थ का एक्सपर्ट हो सकता है? ये नहीं हो सकते हैं। कारण क्या है? जिनको आप समझते हैं खाते क्या हैं, आपने देखा है, पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड उनका मेन मील है। कुछ लोग स्मोकर हैं जिनको स्लिम रखने में सो कॉल्ड रिसर्च कहता है कि स्मोकिंग हेल्प करता है, जबकि उनका बॉडी को जला रहा है। जिम जाते हैं, कई लोग स्टेरॉइड लेते हैं, या जो उनके जिम इंस्ट्रक्टर प्रोटीन पाउडर दे रहा है उसमें इतने एडल्ट्रेटेड जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में बॉडी को रख रहा है। इसकी चर्चा की किसी ने? रात को सोते कब हैं वो? कभी चर्चा हुई? सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड फिट लोगों की रात में इंस्टा रील और सब कुछ देखते हुए रात को 2 बज जाते हैं, कॉर्टिसोल अप रहा, आपने देखा नहीं? या क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लाइक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स उनके डाइट में है? आंसर इज नो, क्योंकि पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। तो इनके लाइफ को सुधारने की जरूरत है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के लाइफ से हटे, ये अर्ली ऑनसेट हार्ट अटैक होना बंद हो जाएगा। ऐसे ही कम्युनिटी में इंपोर्टेंस की प्रॉब्लम बढ़ गई, बिल्कुल। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एंड स्पर्म लो होने की आईवीएफ सेंटर बढ़ गए। बिल्कुल। क्यों बढ़े? सोचिए जरा, इन्हीं ग्रुप में बढ़े। तो इन चीजों को हमें सुधारने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी आई, अच्छी बात है। मोबाइल का इस्तेमाल तब से मैं कर रहा हूं जब से 18 रुपये आउटगोइंग, 9 रुपये इनकमिंग था। लेकिन मोबाइल मेरा गुलाम है, मैं मोबाइल का गुलाम नहीं। एक्चुअली हम अज्यूम भी करते हैं दैट अगर कोई स्लिम लग रहा है हाँ, तो वो फिट ही होगा, हेल्दी होगा, वो सब कुछ इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, व्हिच इज नॉट बॉडी में हमेशा ऐसा नहीं होता। तो अगर फार्मा लॉबी को देख के, वैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वैसे मैम पूछ रही है, बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है ये जो 40s में जो अभी यंग डेथ हो रही है, इज इट रिलेटेड टू कोविड वैक्सीन? ये पूरा चला कोविड हार्ट अटैक, प्रीमेच्योर हार्ट अटैक है। डॉक्टर एरिक एरिक्सन जो अपना न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन का एडिटर था, 6 ऑटोप्सी करी कोविड का टाइम, दिखा दिया कि माइक्रो एंजियोपैथी इज द मेन प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम ये नहीं था लंग इंजरी, माइक्रो क्लॉट्स, ठीक। अब ये कोविड वायरस क्लॉट करा रहा था। इसमें एस्ट्राजेनेका के जो वैक्सीन खास करके और फाइजर mRNA बेस्ड फाइजर वालों पे, ये वैक्सीन भी सेम प्रॉपर्टी लेके आए, लेसर देन कोविड वायरस। तो जब भी कोई दवा बनती है तो वेन बैलेंस ये कहता है कोविड वायरस से खतरा ज्यादा है, वैक्सीन में खतरा कम है, तो आपने दिया। लेकिन स्टिल वैक्सीन कैरिड दैट माइक्रोएंजियोपैथी प्रॉब्लम। रिस्क तो लेकिन आपको रिस्क लाइफस्टाइल में पहले से था, मेटाबॉलिकली एब्नॉर्मल थे, प्लाक बना हुआ था, बढ़ गया, फ्लेयर अप कर गया। अगर मान लो कि वैक्सीन डायरेक्टली रिस्पांसिबल मींस अगर कहें वैक्सीन कॉजेशन हार्ट अटैक का था, तो सबको क्यों नहीं हार्ट अटैक हो गया? So the people who were predisposed उनमें प्रेसिपिटेट कराया। A very vital question. 5 दिन मंडे टू फ्राइडे हमने अपनी एक डिस्टॉर्टेड या नॉट सो डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल हमने जी। हम सुबह उठे विदाउट एक्सरसाइज, हम ऑफिस गए, अपना हमने सारा रूटीन फॉलो किया, ठीक है। डेस्क पे बैठे, जॉब किया, 9-10 घंटे में एग्जॉस्ट हुए, घर आए, खाना खाया, सो गए। 6ठे और 7वें दिन, दैट इज द वीकेंड, वी एक्सरसाइज वेल, क्योंकि हम उस दिन ड्रिवन है, मोटिवेटेड हैं कि भाई हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। हाउ मच डज इट वर्क? It doesn't work. अभी क्या हुआ है कि लोगों ह्यूमन बॉडी को जस्ट एक कार या कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करने लगे कि ये काम कर लो, फिर सर्विसिंग करा लेंगे, फिर से गाड़ी ठीक चल जाएगी। ऐसा नहीं होता। ईच एंड एवरी मोमेंट इज योर लाइफ। लाइफ इज नॉट बिटवीन 2 ब्रेथ। पैदा हुए तब से जिंदगी क्या है, अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज़्ज़ा का परेशान होना। What is life? Gathering all the component in your life. एक पल जो आप जी रहे हैं, that is your life. Body, mind, you have to work every time. There is nothing like 5 days and 2 days. उसी का जो बैलेंस शीट बनेगा, that is your life. तो हर मोमेंट आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, rather than कि वीकेंड महत्वपूर्ण है। इसमें एक यूएस में स्टडी हुई थी, एक दिन एक कंट्रोल ग्रुप को सिर्फ 4-4.5 घंटे की नींद दी। अगले दिन उनका मेजर किया गया, उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी 30% कम हो गई इन 1 डे स्लीप से। आप खुद ही देखोगे, किसी दिन यू डोंट स्लीप वेल, अगले दिन आप या तो इरिटेबल हो गए, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ वैसे ही पता चलेगा। जितना लोग समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत है स्वस्थ जीवन शैली के लिए, कुछ नहीं, सिंपल बहुत छोटी चीजों की जरूरत है जिसको आप भूल चुके। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन ओपन है, कोई भी आंसर कर सकता है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी रिलेटेबल। मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल बहुत सारे डाइट्स हम लोग सुन रहे हैं, कीटो डाइट हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया,
हाउ डू यू फील अबाउट इट? क्या ये एक्चुअली वर्क करता है? क्योंकि कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं, जैसे कि अगर हम देखें हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो ऐसी लाइफस्टाइल जीते थे जो कि इंटरमिटेंट के बिल्कुल सिमिलर है। जैसे वो लोग सुबह एक मील लेते थे, शाम को सुबह 10-11 बजे, और फिर उसके बाद वो लोग शाम को 6-7 बजे एक मील लेते थे, बीच में थोड़ा बहुत कुछ खाया एंड दैट्स इट। और उसके बाद वो सारा एक इंटरमिटेंट की तरह सुबह 6 बजे से लेके और सुबह के 9-10-11 जब भी वो खाते थे, दैट वाज सपोज टू बी इंटरमिटेंट। उसके बाद हम देखते हैं कीटो डाइट हो गया या आपके बहुत तमाम तरीके के और डाइट्स हो गए। आप इन डाइट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे एंड डज इंटरमिटेंट एक्चुअली वर्क? दो भाग में इसको कर लें जी। एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी। इंटरमिटेंट फास्टिंग जिस तरह से प्रोपागेट किया गया वो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है। मतलब कहा गया पूरे दिन खाली पेट रहो, रात को 10 बजे भी खा लो तो भी चलेगा, ये गलत है। रात को आपके पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होके स्लो डाउन में जाए, एंड लिवर इज कंसिडर्ड मदर ऑफ ऑल ऑर्गन, उसको 5 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए। तो आप जो हमारे पूर्वज कर रहे थे वो। दूसरा पार्ट आप लें डाइट का। डाइट में एटकिन डाइट, कीटो डाइट, पैलियो डाइट, जोन डाइट, बहुत सारे डाइट आए हैं। अब पब्लिक कंफ्यूज्ड है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। एक्सपेरिमेंट भी कर रही है। बिल्कुल। सच क्या है डाइट के बारे में, इसको समझना बहुत जरूरी है। इवोल्यूशनरी सिस्टम में जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ और एग्रीगेरियन सोसाइटी हंटेरियन सोसाइटी बनी। हंटेरियन सोसाइटी यूजुअली नॉन वेजिटेरियन बने, एग्रीगेरियन सोसाइटी वेजिटेरियन बने। उसके बाद आपका जेनेटिक लीनिएज क्या है, आपके पूर्वज ने क्या किया। अगर आप बिहार के थे, दाल भात चोखा खा रहे थे, लिट्टी खा रहे तो लिट्टी खाइए, आपको पास्ता खाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब आपके जेनेटिक मेमोरी को रिस्पेक्ट करो डाइट के मामले में, नंबर 1। नंबर 2, रिस्पेक्ट द नेचुरल लॉज। ईट इन द डे टाइम। आपके पास जरूर आज एलईडी बल्ब है, लेकिन सूरज की रोशनी में जो आपको दिखता है वो कहीं नहीं दिखता। बिल्कुल। तो डाइट के लिए दूसरा फॉर्मूला ये रखें जी, ईट फ्रेश एंड ईट रीजनल, ईट सीजनल। अपने क्षेत्र की चीज खाओ और सीजन में जो हो रहा है वही खाओ, प्रिजर्व मत खाओ। यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे बहुत हम सुनते हैं कि भाई आप लोग रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स सब खाएं। एक थियरी ये कहती है कि जो हमारी मिट्टी है जिसमें ये चीजें उगाई जा रही हैं उसमें इतनी सारी अडल्टरेशन हो चुकी है कि अगर आप वो रॉ खा रहे हो वो आपको ज्यादा नुकसान दे रहा है बनिस्बत इसके कि आप उसको कुक करके खा रहे हो। आप उसको रॉ खाएं या कुक खाएं, जो इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे जीवित है, मतलब आपको हार्म पहुंचाएगा। जो पोल्ट्री मुर्गी खा रहे हैं नॉन वेजिटेरियन लोग, दिल्ली वाले, एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक अलाइव है, वो भी गट माइक्रोबैक्टीरिया को खत्म करेगा। तो आप ये खाएं कुक करके या कच्चा खाएं, सेम। ये खाना है ही नहीं जिसकी बात मैं कर रहा हूं। मैं उस खाने की बात कर रहा हूं जो प्रकृति प्रदत्त भोजन है, जिसमें न इंसेक्टिसाइड डाले गए न फर्टिलाइजर डाला गया। ऑर्गेनिक वो मिल कहां रहा है? एक बिजनेस है, वो हमें मिल ही नहीं रहा। नहीं, नेचुरल। मैं अपना वही खाता हूं जो मैं खुद उगाता हूं। मैं अपनी सब्जियां उगाता हूँ, अपने गेहूं चावल उगाता हूँ। डॉक्टर साहब आपके पास वो लग्जरी है, अब जैसे हर एक के पास वो लग्जरी नहीं है। अगर भारत का हर इंसान किसान हो जाए तो भारत कभी गरीब और बीमार नहीं होगा। जिन जी हमारी बहुत बेहतर है, हम ट्रांजिशन जनरेशन वाले हैं। आई एग्री। जिन जी मेडिटेशन में, योग में, नेचुरल फार्मिंग में जा रहे हैं, पुराने लोगों से ज्यादा अच्छी है। अभी है नहीं जिनको दोनों तरीके के। आई वुड अग्री विथ हिम, बिकॉज इसमें दोनों तरीके के आपके कंज्यूमर्स हैं। एक ऐसे भी हैं जो कि एक्चुअली दे आर स्टिकिंग टू योगा, मेडिटेशन, और वो इसको करके बहुत खुद को कूल भी समझ रहे हैं। आज से 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो मेरी ही जनरेशन के बहुत सारे ऐसे लोग थे, दे वर हेविली इनटू ड्रिंकिंग, बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत स्मोक करते थे, और उस चीज़ को वो लोग बहुत हैप्पीली एंडोर्स भी करते थे कि हाँ हम सुपर कूल हैं। लेकिन आज की जो आज वही लोग, उनमें से मैं बहुत सारे ऐसे लोग जानती हूँ जिन्होंने कि टोटली स्मोकिंग ड्रिंकिंग को गिव अप कर दिया है, एंड फॉर देम द न्यू कूल इज yoga, meditation and a healthy lifestyle. But you don't need to smoke. In Delhi you anyway smoking. Smoke, We are yes. all smoking. Always smoking, yes. Incessant smoking आपकी चले ही जा रही है। और इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ऐसे भी बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो कि स्विगी जोमेटो कर रहे हैं, और स्विगी जोमेटो पे भी आई हैव कम टू नो थ्रू सम रिलायबल सोर्सेज कि वो लोग आपके लिए ये नहीं कि तुरंत आपके किचन में खाना बनाओ और आपको वो तो बिल्कुल डीप फ्रीज वाला फूड जो होता है उसको। जोमेटो की जो मैक्सिमम ऑर्डर्स आ रहे हैं वो रात को आ रहे हैं। लोग रात को मिडनाइट पे बिरयानी, पिज्जा, yes. उनके मैक्सिमम ऑर्डर्स पीक तब आते हैं।
मैं आपके उंगली पे एक स्मार्ट रिंग देख रही हूँ. स्मार्ट वॉचेस आर वेरी मच इन ट्रेंड. बहुत सारे लोग इसे बाय कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो हमें पहले ही इन्फॉर्म कर देगी इफ़ वी हैव समथिंग दैट्स कमिंग अप हेल्थ के फॉर्म में, ठीक है ना. तो आप इस चीज़ को कैसे बताना चाहेंगे? डज इट रियली हेल्प कि अगर हम ये पहन के रखते हैं तो ये चीज़ें क्या हमें एक्चुअली हेल्प कर रही हैं टू टेल अस दैट समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन एंड वी बिकम अवेयर एंड वी टेक प्रिकॉशंस? डज. मेरे हिसाब से अगर आप इनको देखा जाए तो हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक जो आपको आप रेगुलर बेसिस पे डाल रहे हैं एंड इट गिव्स यू अ ट्रेंड, चाहे वो आपका हेल्थ का ट्रेंड हो, चाहे वो आपका स्लीप का ट्रेंड हो, वह आपको पैटर्न बताती है. एंड सेकेंड इज दोज डिवाइसेस विच हेल्प यू इन केसेस ऑफ एमरजेंसीज. फॉर एग्जांपल हम एप्पल वॉच को देखें, इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ एरिथमिया आया या आपको इफ़ यू हैव अ सडन फॉल, इट डिटेक्ट्स एंड इट जस्ट एनालाइजेज कि अगर आपको कोई एमरजेंसी है तो येस इट विल रिंग अप योर emergency services or your near and dear ones. So it all depends आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं. Just because for a fashion sense नहीं, आप उसको यूज़ करें, आप उसको एज अ लाइफस्टाइल एनहेंसमेंट की तरह आप फॉर अ बेटर हेल्थ आप उसको यूज़ कर सकते हैं. यू सी योर पैटर्न्स, आप अपना हेल्थ स्कोर, आप अपना स्लीप स्कोर, आप अपना स्ट्रेस स्कोर, विच इज़ ऑल इट्स अ वेरी गुड टूल आई फील फॉर डे टू डे बेसिस देखने के लिए. ये आप कैसे इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि आई पर्सनली हैव इम्प्रूव्ड माई स्लीप बाय वेयरिंग दिस रिंग. क्योंकि मुझे उसमें रियलाइज़ हुआ कि दैट REM स्लीप जो हमारे में होती है, आई वॉज नॉट हैविंग दैट गुड REM स्लीप बिकॉज थोड़ा लाइफस्टाइल ऐसा था कि स्लीपिंग आवर्स वर नॉट दैट फिक्स्ड. सो इट ओनली सजेस्टेड मी कि इफ़ यू स्लीप बिटवीन दिस टाइम एंड इफ़ यू हैव दिस नंबर ऑफ स्लीप, सो इट काइंड ऑफ हेल्प मी कि हाँ, ये मेरे को मोटिवेट किया for a better health. So I think smart devices, smart wearables, and with these advancements and अब इनमें AI भी enhancement हो रही है, much better way to go. and इसके साथ मैं जो अब देखूँगा, जो अब देखते हैं कि we have integrated these devices with our chronic health disease management also. अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूरेस, फॉर एग्ज़ाम्पल फिटर, हमने अपनी ऐप्स में इनको इंटीग्रेट कर दिया है. एंड जैसे कि अब कंटिन्यूस BP मॉनिटरिंग हो रही है विच इज़ बीइंग इंटीग्रेटेड इन योर ऐप. आपकी ऐप में लगातार जा रही है, कंटिन्यूस आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जा रही है. कई चीज़ें हैं जो साइलेंट है, आपको पता नहीं है, बट अब वो हो रही हैं. येस, यू कैन ट्रैक इट एंड आप उसको एनालाइज करके द ऐप विल टेल यू येस इट इज़ इम्प्रूविंग. आई हैव ऑल्सो हर्ड कि ये मशीनें जितना आपकी बॉडी से क्लोज होती हैं, दे हैव सर्टन वेव पैटर्न्स. ईयरपॉड्स के लिए भी लोग कह रहे हैं कि भाई ईयरपॉड्स भी आपके कुछ ब्रेन में वेव्स होते हैं जो कि उसको थोड़ा डिसरप्ट करते हैं, या ये जितनी मशीनें आपसे दूर रहें उतना बेटर है. बट आप आजकल के टाइम में इज इट पॉसिबल? नो, है ही नहीं पॉसिबल. आप कहीं पे भी जाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेज एवरीवेयर, आप इसको बच ही नहीं सकते. इवन जो लाइट चल रही है उसके अंदर भी है. सो दीज आर ऑल हेल्थ ग्रेडेड, हेल्थ टेस्टेड. ऐसे कंपनीज नहीं रिलीज़ करती हैं एंड एवरीवन इज़ वेयरिंग. मतलब ये चीज़ है जो आप या तो जंगल में जाके रहें, नहीं रह रहे हैं, इफ़ यू आर इन मेट्रो सिटी, Tier 1 Tier 2 सिटी, इट इज़ नॉट प्रिवेंटेबल. सो माइट एज वेल यूज़ इट टू गेट योर सेल्फ बेटर. उसको अपने जितना आप उसको यूज़ में ला सकते हैं रादर देन वेयरिंग इट एज अ फैड, दैट इज़ मच मोर यूजफुल फॉर यू. आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, एक लेमैन की भाषा में जीनोम सीक्वेंसिंग आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे? आपकी बॉडी में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, राइट? आप ये समझिए कि वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में 300 करोड़ अक्षर लिखे हुए हैं. जीनोम सीक्वेंसिंग उस मैनुअल को पढ़ना, उसका इंटरप्रिटेशन करना और उसकी आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है और उसके हिसाब से आप क्या एक्शंस ले सकते हैं, वो आपको डेटा देता है. हम मशीन कोई खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, हम उसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी का इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं जानना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि जब हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, सिम्टम हो, तब हम डॉक्टर के पास जाएं. और स्पेशली इन डिजीजेज लाइक कैंसर वो बहुत लेट हो जाता है, बिकॉज कैंसर में अगर आप 1 सेंटीमीटर टिश्यू राइट डेवलप करने में कई साल लग जाते हैं. तो जब तक आप उसको डायग्नोज करते हैं
जब तक आप सिम्टम का वेट करते हैं, इट इज ऑलरेडी टू लेट। स्पेसिफिकली जो पैनक्रियाटिक टाइप के कैंसर्स हैं, वो तो आप स्टेज 3 और 4 में ही डिटेक्ट कर पाते हैं, वो अर्ली डिटेक्शन हो ही नहीं पाता। तो अगर आप उस बॉडी की इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ लें, समझ लें और उसके हिसाब से आप जान लें कि आपको लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, आपको अगर कुछ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स लेने हैं तो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। तो ये आपका पूरा हेल्थ और लाइफ का एक प्लान बता सकता है, जिसके हिसाब से आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बेसिकली इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर कि आपको आगे बीमारी आ सकती है, आप थोड़ा बच के चलें। बिल्कुल सही। आप ये सोचते हैं कि जो हमारे स्कूल गोइंग किड्स हैं, छोटे और बच्चे जो हैं, उनमें अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग कराते हैं, इज इट सेफ? उसमें एक आर्ग्यूमेंट है कि ऑब्वियसली अर्ली डिटेक्शन जहाँ पे प्रिवेंटेटिव मैकेनिज्म्स लिए जा सकते हैं, जैसे रेयर डिजीज डिसऑर्डर्स हैं, स्पेशली अगर फैमिली में अगर हिस्ट्री है, तो आपको डेफिनेटली कराना चाहिए ताकि अर्ली प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स। बट इजंट दैट टू मच एक्सपोजर? इट इज व्हिच इज द आर्गुमेंट जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बचपन में आप उसको एक बता दें कि आपको ये डिजीज हो सकती है, तो आप उसका बचपन छीन रहे हैं और उससे आप ये राइट्स छीन रहे हैं कि वो खुद डिसीजन ले सके कि मुझे ये जानना है या नहीं जानना है, राइट? तो इसलिए काफी एथिकल चीज भी है। तो इसमें पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कुछ अर्ली डिटेक्शन या प्रिवेंशन बिकॉज ऑफ फैमिली हिस्ट्री की जरूरत है तो आप जरूर करवाएं, सो दैट आप वो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स ले सकें। लेकिन अगर आप जनरल कराना चाहते हैं फ्रॉम एडल्टहुड पर्सपेक्टिव, तो वो बच्चे को डिसाइड करने दे आफ्टर ही टर्न्स 18 के जानने के बाद जरूर। ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि वो प्रिवेंटिव हो जाएगा ना, फिर तो आप प्रिवेंटिव मेजर्स लोगे। मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रैपिड फायर राउंड देना चाहूंगी, एंड आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू आंसर इन अ वेरी वेरी क्विक जिफी। बिल्कुल फटाक से जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप लोग वैसे ही आंसर करेंगे। रेडी? ही इज ऑलवेज रेडी। ओके, बायोप्सी या सर्जरी से कैंसर स्प्रेड होता है, मिथ या फैक्ट? मिथ 100%। ओके, हर्बल या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट? हर्बल ट्रीटमेंट। ओके, एआई वर्सेस कैंसर, कौन AI will win definitely। कौन जीत रहा है? कैंसर। अभी कैंसर जीत रहा है। ओके, वन टेस्ट दैट कुड सेव योर लाइफ? Still doesn't exist। Still doesn't exist। ओके, वन लाइफस्टाइल हैबिट जो कैंसर रिस्क इंस्टेंटली कम करती है? Back to basics। जो कम करती है, बैक टू बेसिक्स। ओके, फैंटास्टिक। ओके, आपसे मैं जानना चाहूंगी मैम, इज इंडिया रेडी फॉर द कैंसर क्राइसिस, और अगर है तो कितना? नो, वी आर स्टिल नॉट रेडी। Not at all. My next set of questions is for Mr. Jain. DNA report is equal to future fixed, yeah, still changeable? It is changeable. It's providing a roadmap, but you can change the future. Lifestyle and preventive mechanisms, consulting with the doctors, putting a plan in place. Fantastic. High genetic risk is equal to पक्का disease या सिर्फ एक warning sign? It's warning sign. जीनोम टेस्ट एक बार का काम या लाइफ टाइम अपडेट नीडेड? If you get whole genome sequencing done, वो एक बार का काम है, और उसके बाद जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस होती है, you can get more evidence and more insights from the same sequencing that you have done once. So it's one time thing. पर्सनलाइज्ड डाइट डीएनए से पॉसिबल या बस एक मार्केटिंग हाइप है? No, it is possible. So there are gene markers, for example, which are proven that कोई कैफीन जल्दी मेटाबोलाइज करता है, राइट? कोई लेट मेटाबोलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव हर्ड ऑफ पीपल जो रात में कॉफी पी के आराम से सो जाते हैं। That is all related to genetics. So there is definitely science based evidence on that. आपका जेनेटिक डेटा सेफ है या यू आर वल्नरेबल राइट नाउ इन इंडिया? You could be vulnerable, so you have to take appropriate precautions, working with the right company, making sure your data is in India, it's anonymized, it's encrypted. Is it possible? It is possible, right? If the company has the intent to do it, it is possible, but there is still a risk. So my next question is for ma'am. मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैम कि आपकी बेस्ट लाइफस्टाइल होते हुए भी एंड अ वेरी एक्टिव एंड हेल्थी पर्सन दैट यू हैव बीन थ्रू कैंसर एंड यू आर सर्वाइविंग फॉर द पास्ट 4 years टू बी वेरी प्रिसाइज। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शुगर या स्ट्रेस, इनमें से बड़ा किलर कौन है? स्ट्रेस। ओके।
वॉकिंग या जिम, विच इज बेटर फॉर हार्ट? वॉकिंग। वॉकिंग। देसी घी फ्रेंड है या दुश्मन है? I don't have it, so I mean, but I don't know. I guess it depends on the quantities you are having anything in it, and what type of desi ghee also you're having. So it's like Purity maybe. yeah, yeah. Okay. 10,000 steps. Is it a myth or it is a must? Everyone doesn't need 10,000 necessarily. It depends on like what your body needs, but certainly movement, especially movement after sitting for long periods or meals. Is important. After you eat, like Is important. we just tend to like collapse, go to sleep. That is very unhealthy. You must have some movement to be able to How much digest. time should we give after we've had our meal and after, कितने टाइम के बाद हमें खाना खाने, रात का खाना स्पेशली खाने के 10-15 बाद, मिनट भी आप वॉक ले लें। और कितनी देर के गैप के बाद, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई आपने रात का खाना खाया एकदम मत घूमने हाँ, जाओ। तो ठीक है, आप बस आधा घंटा थोड़ी देर बाद आप ले सकते हैं। 10-15 मिनट भी आप कर लो तो ठीक है। मील के बाद इज व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज नॉट अ ब्रिस्क वॉक नो ब्रिस्क की इसमें कोई जरूरत नहीं है, बट डाइजेशन के लिए आप वो करते हो, क्योंकि एकदम आप लेट जाओगे तो दैट इज नॉट हेल्दी। चीट मील्स अलाउड है या हार्मफुल है? चीट मील्स मतलब प्लीज अलाउ करो। आई थिंक मतलब सभी लोग चीट मील तो हो ही जाता है। आई थिंक इट्स वेरी अनरियलिस्टिक टू से कि कभी कोई नहीं करता, मतलब या होना नहीं चाहिए। Some celebrities like John Abraham, I heard him saying कि काजू कतली is his favorite मिठाई. He said it on Kapil Sharma show and he said he's not consumed it for good 20 plus years. Ready, now it's your turn, sir. Sugar या stress बड़ा killer? स्ट्रेस। Walking या gym better for heart? वॉकिंग। Walking. देसी घी friend या दुश्मन? फ्रेंड। Friend. 10,000 steps myth या must? Okay, myth. Myth. This is very important for everybody to note. Please इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान से सुने कि 10,000 steps is a myth and we believe our doctor. और इनका ये कहना है कि एवरी मील, जब आप कोई भी मील, चाहे नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, 10 मिनट का 15 मिनट का गैप Normal लेके walk. 10 Normal मिनट walk. की नॉर्मल वॉक करें just to keep you healthy and intact. Next, cheat meals allowed या harmful? नॉट अलाउड। Not allowed. नॉट अलाउड। Not allowed. Okay. Brown bread healthy? No, no, it's myth. White मैदा bread. bread खाएं? White bread is deadly, but brown bread is healthy. No. घर की रोटी is healthy. Brown bread is not healthy. Fruit juice is better than soft drinks. No, both is deadly. More potent poison is Fruit juice. Cold drink. Cold Soft drink. Cold drink. Soft drink. Okay. Skipping meals actually helps weight loss. No, that is deadly because you lose your muscle protein. यहाँ हमारा ये पैनल डिस्कशन ख़त्म ज़रूर हुआ है, मगर मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे सभी एस्टीम पैनलिस्ट्स का कि उन्होंने अपना समय निकाला और आज इस प्लेटफॉर्म पे हमारे बोल्ड स्काई के दर्शकों के साथ जुड़े। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सुनकर, और ये जो बीच में हमने हंसी के फव्वारे छोड़े हैं, इसके साथ जो ये हमने ज्ञानवर्धन किया है लोगों का और ख़ुद का भी, ये मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। एंड इससे चुनिंदा कुछ बातें निकल के आई हैं, उसमें सबसे पहले कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम लोग कर सकते हैं और करना चाहिए भी। दूसरा, उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में एनवायरनमेंट को लेके एक अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि उर्वशी जी ने बताया कि एनवायरनमेंट उनके लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर था जिसने उनकी हेल्थ को इतना बुरी तरह से इम्पैक्ट किया डिस्पाइट लीडिंग अ हेल्दी लाइफ। तो उस तरीके से मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए। एंड आई ऑल्सो होप कि साइंस और हमारी लाइफस्टाइल और हमारे इन तमाम फैक्टर्स का जो आज हमने यहाँ डिस्कस किया, इसका एक बहुत ही अच्छा समागम हो, एक बहुत अच्छा अमेलगमेशन हो, और इससे हम वो सही लाइफस्टाइल ना सिर्फ अपनी जनरेशन के लिए बल्कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी निकाल कर सभी को परोस सकें, ताकि इंडिया एक हेल्थी इंडिया बन सके। On this World Health Day, I really wish you all a very very healthy life ahead. आप सभी सेहतमंद रहें, सुखी रहें, खुश रहें, and wish you all a very happy World Health Day. Thank you so much everyone.